बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान साबिक़ इमरान खान साहब ने कुछ बातें की हैं सहाफ़ियों से और बड़ी साफ साफ बातें की हैं। ये बातें भी रिपोर्ट होंगी, जैसा कि कल कुछ चीज़ें रिपोर्ट हुई हैं जहाँ पे आर्मी चीफ़ की मुलाकात हुई थी रिटायर फ़ौजी अफसरान से। लगभग 4 घंटे उनकी मुलाकात हुई थी। उन्हीं फ़ौजी अफसरान ने सारी बातें बाहर निकाली और कुछ ने इसको सोशल मीडिया पे बताया, कुछ ने अपने सोर्सेज को बताया, कुछ ने मीडिया को बताया और इस तरह वो सारी चीज़ें पब्लिक हो गई जो आर्मी चीफ ने कहा था। वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें ऐसी थीं जिनको ये ऑफिशियली तो नहीं दी जा सकती वो चीज़ें, और ऑफिशियल मीडिया ने उसको दिया भी नहीं, क्योंकि वहाँ इंतज़ार किया जाता है कि आर्मी चीफ की जो तर्जुमान एक महकमा है SPR, वहाँ की जानिब से कोई स्टेटमेंट आए तो उसको दिया जाए। लेकिन सोशल मीडिया पे एक तूफ़ान मचा हुआ है कि आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की जानिब से मुबैना तौर पे साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब के बारे में बड़े नेगेटिव रिमार्क्स पास किए गए हैं उस मीटिंग में। लेकिन कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि वहाँ पे उन्होंने कहा कि अगर दोबारा इमरान खान साहब जो बज़ाहिर लगता है वो इलेक्शन जीत कर आ जाते हैं तो फ़ौज उनको खुले दिल से कबूल करेगी। देखिए, वो तो इलेक्शन जो जीत के आएगा उसके साथ ही काम करना होगा इदारों को। लेकिन मामला ये है कि वो नेगेटिव चीज़ें ऐसी क्या पहुंची इमरान खान साहब के पास कि उन्होंने आज सहाफ़ियों के साथ बैठकर उस पर एक शिकवा नमा एक स्टेटमेंट दे दिया है। इमरान खान साहब ने क्या बातें की? नंबर 1 तो तोशा खाना के बारे में बड़े सवालात उठाए जाते हैं, उस पर इमरान खान साहब ने साफ जवाब दिया है और मेरे ख्याल में ये जवाब काफ़ी है। जब नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म थे ना, और उससे पहले जब राजा परवेज़ अशरफ थे, और उससे पहले जब यूसुफ रज़ा गिलानी थे, और यूसुफ रज़ा गिलानी के साथ साथ उस वक्त आसिफ अली जरदारी सदर पाकिस्तान भी थे, और उसी दौरान में जब परवेज़ मुशर्रफ साहब का दौरे हुकूमत भी पीछे गुजरा था, चौधरी बरादरान के पास भी रही और शौकत अजीज़ के पास भी रही और दीगर लोगों के पास भी ये वज़ारत उज़्मा रही है। सदर जो है वो रहे उस दौर में जनरल परवेज़ मुशर्रफ साहब। इन तमाम अदवार के अंदर जो तोशा खाना के अंदर चीज़ों की कीमत लगती थी वो 15% लगती थी। यानी अगर आपको किसी ने गिफ्ट दिया और उसकी कीमत 100 रुपये है तो आप 15 रुपये दे के वो गिफ्ट अपने घर ले जा सकते थे। मियाँ साहब बहुत सारे गिफ्ट ऐसे ही ले गए, बल्कि वो उसकी कीमत भी बहुत कम लगवाते थे। मिसाल के तौर पे चंद रुपयों के अंदर मियाँ साहब चीज़ें लेकर गए हुए हैं। बड़े बड़े कीमती कालीन, बहुत कीमती तहाइफ, मियाँ नवाज शरीफ साहब सोने की चीज़ें जो है वो चंद 100 में, चंद हज़ार में अपने घर लेकर गए हुए हैं। इसीलिए ये तोशा खाना का रिकॉर्ड कभी भी जारी नहीं करते। तो हमारी गुजारिश है 2008 से लेकर, यानी पीपल्स पार्टी और PMLN का दौर और PTI का दौर, इन 3 अदवार की जो तोशा खाना का तमाम रिकॉर्ड है वो लाकर सामने रख दिया जाए। पता चल जाएगा कौन कौन अपने घर क्या लेकर गया और कितने कितने रुपयों में लेकर गया। इमरान खान साहब ने यह कहा कि ये पैसे 15% होते थे और वो भी लोग जमा नहीं करवाते थे, उसकी वैल्यू कम करते थे। तो हमने जब हुकूमत में आए तो हमने इसकी वैल्यू बढ़ाकर 50% कर दी है कि अगर कोई किसी को 100 रुपये का तोहफा देगा तो वो 50 रुपये तोशा खाना में जमा करवा के कौमी खजाने में और 50 रुपये में वो चीज़ लेकर चला जाएगा। तो 50% इस हुकूमत ने किया था, पहले ये 15% था। और उन्होंने कहा जो भी चीज़ मैंने ली है वो कानून के मुताबिक और रिकॉर्ड के मुताबिक ली है। मैं इसीलिए तो ये चैलेंज कर रहा था कि इमरान खान को पकड़ो, खातून अव्वल को पकड़ो, जेल में डालो अगर उन्होंने कोई गैर कानूनी काम किया है तो। लेकिन वो तो सिर्फ इसके ऊपर नारे लगाते हैं, सिर्फ इसके ऊपर बात करते हैं, जेल में नहीं डालते, पकड़ते नहीं, केस नहीं बनाते, इसलिए कि इमरान खान ने कानून के मुताबिक जो चीज़ ली वो ली है। उन्होंने साथ ही साथ जो एक शिकवा किया वो आर्मी चीफ के हवाले से उन्होंने किया कि फ़ौज हमारा बहुत ज़रूरी इदारा है, और ये रिपोर्ट हुआ है, बाकायदा सहाफ़ियों ने किया। और उन्होंने बहुत साफ इमरान खान साहब ने बात की है। उन्होंने कहा कि फ़ौज जो है वो पाकिस्तान के तहफ़्फ़ुज़ की ज़मानत है और फ़ौज को बिल्कुल किसी किस्म का नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। और उन्होंने ये कहा कि मुझे पता है कि जो कुछ भी मेरे बारे में कहा गया है, जनरल बाजवा साहब ने बहुत सारी बातें की हैं बकौल इमरान खान साहब के, और उनको उन बातों का पता है। लेकिन उन्होंने कहा कि मैं फ़ौज के बारे में और उनके खिलाफ बात नहीं करना चाहता। लेकिन कुछ चीज़ें उन्होंने ऐसी बताई हैं जिनसे बड़े बड़े सवालात पैदा हो गए हैं। पहला सवाल तो ये पैदा हो गया है जो इमरान खान साहब ने कहा कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर, उनके खिलाफ उन्होंने कहा जी हम रेफरेंस दायर करने जा रहे हैं। इमरान खान साहब ने यह दावा किया कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है ये हमारा अपोजिशन के साथ कोई फैसला हो नहीं पा रहा था कि किसको बनाए। तब एस्टेब्लिशमेंट ने हमें यह बंदा दिया जिसका नाम है चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा। ये हमें एस्टेब्लिशमेंट ने दिया कि ये अच्छा बंदा है, इससे आप काम ले लें। ये इमरान खान साहब ने कहा और ये अच्छा काम करेगा, अच्छा बंदा है। ये एस्टेब्लिशमेंट ने इमरान खान साहब को, उन्होंने कहा ये तोहफा उधर से आया।
अब वैसे चीफ इलेक्शन कमिश्नर के बारे में मैं कुछ चीज़ें आपको बताऊं तो इसका फैसला किए बगैर कि क्या वाकई ये तोहफा जो है वो एस्टेब्लिशमेंट ने दिया था, ये तो इमरान खान साहब की बात को वो नेगेट कर सकते हैं। वो कह सकते हैं जी हमने नहीं दिया, इमरान खान ने खुद लिया या अपोजिशन ने दिया, लेकिन इमरान खान साहब कह रहे हैं कि अपोजिशन का और हमारा फैसला नहीं हो पा रहा था, लिहाजा ये नाम जो है वो एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से आया था। ये वो आदमी है जिसने जब अदालत के अंदर थोड़े दिन पहले केस चल रहा था कि पाकिस्तान में नए इलेक्शन करवाए जाएं या फिर वापस पीछे चले जाएं और शहबाज शरीफ साहब को वज़ीर आज़म पाकिस्तान बनने दें हॉर्स ट्रेडिंग के नतीजे में, तो ऐन फैसले से पहले, फैसला आपको पता है ताखीर का शिकार भी हो गया था, ऐन फैसले से पहले इस आदमी का एक स्टेटमेंट आता है जिसमें यह कहता है इलेक्शन कमीशन कि हम पाकिस्तान में 6-8 महीने तक इलेक्शन नहीं करवा सकते ताकि इलेक्शन वाला चैप्टर फिलहाल बंद हो जाए। और अदालती फैसले पर असरअंदाज होने की इस आदमी ने पूरी कोशिश की। अब अदालत पे असर पड़ा या नहीं पड़ा ये तो एक अलग बात है, लेकिन असरअंदाज होने की इसने पूरी कोशिश की, जिसके बाद इसको बुलवाया भी गया। और उसके बाद क्या हुआ, फिर वो हुआ कि सब कुछ वापस गया, 3 तारीख वापस आई, इमरान खान साहब को हटाया गया, शहबाज शरीफ को लाया गया। वो सारा कुछ इलेक्शन कमीशन ने बहुत टाइमली वो पत्ता खेला था कि 6 से 8 महीने के अंदर हम इलेक्शन नहीं करवा सकते। ये वही आदमी है। फिर ये वो इलेक्शन कमिश्नर है जिसने ओवरसीज पाकिस्तानियों के वोट के ऊपर हमेशा रोड़े अटकाए। ओवरसीज पाकिस्तानियों के वोट के हक में ये आदमी कभी नहीं रहा। फिर ये वही इलेक्शन कमिश्नर है जिसने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का मजाक बनाया, जिसने ये कहा कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पे इलेक्शन नहीं होने चाहिए। ये हमेशा उसकी मुखालफत करता रहा। इसने ऐसे ऐसे एतराज़ात किए कि 37 लतीफ़े एक दिन इन्होंने एतराज़ात की सूरत में लाके कौम के सामने रख दिए। मैंने उस पर एक वीडियो की है, ये लिंक उसका मैं दे रहा हूं, आप जाकर इस वीडियो में देख सकते हैं कि इन्होंने किस तरह के लतीफ़े सुनाए थे जब इलेक्शन कमीशन ने एतराज़ किया था इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के ऊपर। मिसाल के तौर पे कहते हैं जी औरत को वोट डालने पर कैसे राग़ब करेगी ये मशीन। यानी मशीन अब लोगों के घरों में जाए, दरवाज़ा खटखटाए और कहे कि बाजी आके वोट डाल दो, ये तो वो कर नहीं सकती। फिर उन्होंने कहा मशीन की ईमानदारी के ऊपर कैसे यकीन किया जा सकता है। यानी मशीन अब 5 वक्त की नमाजें पढ़ेगी, रोज़े रखेगी, तब इनको पता चलेगा कि वो मशीन जो है वो ईमानदार है। तो ऐसे अजीबोगरीब एल्फी डाल देगा कोई मशीन के अंदर, ये भी इनका एक एतराज़ था। लोगों को समझ ही नहीं आएगी, हैक हो जाएगी। अजीब अजीब मजाक इन्होंने किए हुए थे जो आम आदमी की समझ से बाहर थी वो चीज़। तो ये इन्होंने किया था। ये इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के भी खिलाफ था, ये आदमी ओवरसीज वोटों के भी खिलाफ था, ये आदमी इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के भी खिलाफ था, ये आदमी जो है वो इलेक्शन टाइम पे करवाने के हक में भी नहीं था। जो इमरान खान साहब ने असम्बलियाँ तहरील की कि इलेक्शन करवा लो, तो इसी ने तो स्टेटमेंट दिया था कि 6 से 8 महीने में इलेक्शन नहीं हो सकते, जिसके ऊपर सारा वो फड्डा पड़ गया था। और बाद में वो अदालती फैसले पर असरअंदाज होने की इसकी एक कोशिश थी। भारत इमरान खान साहब ने कहा कि ये तोहफा जो है ये एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से आया था, इसके खिलाफ रेफरेंस दायर करने जा रहे हैं। इसने बर वक्त हल्का बंदियां ना करके नाअहली का मुजाहरा किया है। साथ ही इमरान खान साहब ने आइंदा इंतखाबात के बारे में कहा कि सबकी कोशिश है कि इंतखाबात 2023 में हो, लेकिन मुझे अल्लाह पे यकीन है मैं पूरी कोशिश करूँगा। एक मनसूबा ये बनाते हैं और एक मेरा अल्लाह बनाता है, और मैं पूरी कोशिश करूँगा कि इंतखाबात जो हैं वो हम जल्द अज जल्द करवाएं, और उसके लिए वो कोशिश कर रहे हैं। दौरा रूस के हवाले से उन्होंने कहा कि रूस जाने से पहले जनरल बाजवा को मैंने फ़ोन किया था, जिस पर जनरल बाजवा ने कहा कि हमें रूस जाना चाहिए। रूस से हथियार, तेल, गंदम और गैस की बात की है। रूस गंदम तेल 30% सस्ता देने को तैयार था। आज़ाद खारजा पॉलिसी होती तो ये ना होता। मुल्क माशी खुशहाल होना शुरू हुआ तो साथ ही ये साजिश आ गई। हमें कहा गया रूस ना जाएं, ये तो अमेरिका ने कहा था, जबकि दूसरी जानिब उनका इत्तेहादी इंडिया तेल खरीद रहा था रूस से। हमें कहा गया रूस के खिलाफ यूनाइटेड नेशन में वोट डालें। कौम का कई हज़ार अरब का फ़ायदा किया, जबकि रेकोडिक और कारके के मसाइल भी मैंने हल किए हैं। अमरीकी साजिश के बारे में उन्होंने कहा कि नवंबर में यह साजिश शुरू हो गई थी। जनवरी में तहरीक अदम-ए-एतमाद लाने का प्लान हुआ था, और अमरीकी सफारत खाने ने हमारे नाराज़ MNAs के साथ मुलाकातें की, और अमरीकी धमकी आने के बाद इत्तेहादी भी उनके साथ मिल गए। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के मीडिया पर बदतरीन पाबंदियाँ लग गई हैं। कहाँ हैं वो लिबरल्स जो मीडिया की आज़ादी की बात करते थे। ये साजिश कामयाब होगी तो कोई वज़ीर आज़म अमरीका की धमकी के सामने कभी खड़ा नहीं होगा। कौम ने इस साजिश को तस्लीम कर लिया तो मुल्क के साथ बहुत बुरा होगा। इंडिया अमरीका ने डू मोर की बात की है, किसी ने अभी जवाब दिया। ये जो थोड़े दिन पहले नरेंद्र मोदी ने और जो बाइडन ने जब बात की, तो दोनों मुल्कों ने जो पाकिस्तान के ऊपर डू मोर का मुतालबा किया और पाकिस्तान को दहशतगर्द करार देने की कोशिश की, तो इसके ऊपर तो
कोई जवाब नहीं दिया शहबाज शरीफ ने। उल्टा शहबाज शरीफ ने नरेंद्र मोदी को जो खत लिखा उसमें मकबूजा कश्मीर लिखने के बजाय लिख दिया जम्मू कश्मीर। भाई मकबूजा कश्मीर लिखो, उन्होंने ऑक्युपाई किया हुआ है, आप जम्मू कश्मीर लिख रहे हैं। और उसमें कोई तस्करा नहीं किया 5 अगस्त के इकदामात का, 5 अगस्त 2019 के इकदामात का कोई तस्करा नहीं किया, जानबूझकर नहीं किया शहबाज शरीफ साहब ने। इमरान खान साहब ने एक स्टेटेड पोजीशन ली हुई थी कश्मीर पे कि भारत के साथ किसी किस्म की कोई नेगोशिएशन तब तक नहीं होगी जब तक कि वो 5 अगस्त के इकदामात को वापस नहीं ले लेता। लेकिन शहबाज शरीफ साहब के आने के बाद क्योंकि हुकूमत तब्दील हो गई है तो उन्होंने एक नई पोजीशन ले ली है और 5 अगस्त वाली शर्त भी खत्म हो गई है। और अब शहबाज शरीफ साहब जब चाहें भारत के साथ बातचीत कर सकते हैं, जब चाहें नेगोशिएशंस कर सकते हैं। फिर इमरान खान साहब ने नई हुकूमत के बारे में कहा कि FIA में तब्दीलियां कर रहे हैं, धड़ाधड़ कर रहे हैं, 24 अरब की तफ्तीश करने वालों को तब्दील किया जा रहा है, ये नैब और FIA से केसेस खत्म कराएंगे, माफियाज को NRO 2 मिल गया है, लेकिन कौम को आज़ादी के लिए निकलना होगा। शहबाज शरीफ अभी से इंजीनियरिंग कर रहा है और शहबाज शरीफ की काबीना वैसे अभी तक नहीं बनी, वैसे ये एक अजीबोगरीब बात है, उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। लेकिन इलेक्शन कमीशन के अंदर इन्होंने तकरीरियाँ तबादलियाँ शुरू कर दी हैं, तबादले इलेक्शन कमीशन में हो रहे हैं, धड़ाधड़ हो रहे हैं, बड़े अहम तबादले हुए हैं इलेक्शन कमीशन में और इमरान खान साहब को फारग करने के लिए अब तैयारी की जा रही है। इमरान खान साहब ने बड़े मौके पे ये बात की कि एस्टेब्लिशमेंट ने ये बंदा मुसल्लत किया चीफ इलेक्शन कमिश्नर अगर इमरान खान साहब की पार्टी को फारग करता है तो इल्ज़ाम एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर चला जाएगा ऑटोमेटिकली। मेरे ख्याल में एक और बड़ी अजीबोगरीब सिचुएशन क्रिएट हो गई है पाकिस्तान के इदारों के लिए और पाकिस्तान के लिए और पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टीज़ के लिए। इलेक्शन ही इसका वाहिद हल है, लेकिन इलेक्शन कमिश्नर जो है वो पूरी तरह इमरान खान की हर चीज़ के खिलाफ जाता है। यानी पीपल्स पार्टी और PMLN की फंडिंग का कोई केस वो नहीं सुनना चाहते और सिर्फ PTI का केस सुनना चाहते हैं। और PTI की वाहिद फंडिंग है जो बाकी सबसे ज़्यादा शफाफ और बेहतर भी है। जहां मर्जी दुनिया की कोई फर्म उड़ा के आप ऑडिट करवा लें वो दोनों फंस जाएंगे, ये निकल जाएगा, ये मेरी बात याद रखिएगा आप। अब आ जाए इस बात की तरफ कि काबीना क्यों नहीं बन पा रही। सारे कुछ ना कुछ मांग रहे हैं और शहबाज शरीफ को मुश्किलात में डाल दिया है। तमाम इत्तेहादियों ने एक लंबी फहरिस्त पकड़ा दी है शहबाज शरीफ के हाथ में और शहबाज शरीफ की हालत बुरी कर दी है। इस वक्त जमीयत उलमा इस्लाम फजलुर रहमान ग्रुप वो नाराज़ हो गया है, वो कहते हैं जी फ़ौरन इलेक्शन कराओ। और फजलुर रहमान क्यों कह रहे हैं फ़ौरन इलेक्शन कराओ, ज़रा इसको समझें। पाकिस्तान में कई इदारे और कई पॉलिटिकल पार्टीज़ और इवन मीडिया के लोग भी वो ये समझते हैं कि इमरान खान की जो तहरीक है वो रमज़ान के बाद ऐसे नीचे जाएगी, यूँ नीचे जाएगी। उनको लगता है ये तहरीक नीचे की जानिब जाएगी, इसलिए वो असेसमेंट कर रहे हैं कि इलेक्शन अगर साल बाद करवा लें या 6 माह बाद करवा लें तो ये तहरीक बहुत नीचे चली गई होगी और इलेक्शन में फ़ायदा वो कमा लेंगे बहुत सारी चीज़ों को बदल के। लेकिन फजलुर रहमान साहब बड़े सियाने सियासतदान हैं, उनको ये पता है कि ये नीचे नहीं जाएगी। अगर कोई तहरीक रमज़ान में चल सकती है तो ये फिर ऊपर की तरफ जाएगी और ये बढ़ते बढ़ते वहाँ पहुँच जाएगी कि कल को इलेक्शन लड़ना एक मुसीबत बन जाएगी इमरान खान के ख़िलाफ़। इसलिए वो जल्द अज जल्द इलेक्शन लड़ने की बात कर रहे हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी नाराज़ हो गई है, उन्होंने बहुत सारी चीज़ें मांग ली हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी गैर मुल्की दौरे पे चले गए हैं, जब तक लंदन से वापस नहीं आएंगे तब तक कोई फैसला नहीं होगा। ये एक नया मुद्दा खड़ा हो गया है। जबकि MQM वो भी जो है वो अपने आप को अब बाहर कर रही है, इस उम्मत के बोझ से निकलने की कोशिश कर रही है। इमरान खान के साथ भी खड़ी नहीं हो रही, लेकिन इस हुकूमत के साथ खड़े होने से भी डर रही है। वो ये कह रहे हैं कि इमरान खान साहब साबित करें कि उनके खिलाफ साजिश हुई है तो फिर हम उनका साथ देने के लिए तैयार हैं। तो बात यह है, जिस वक्त वो वज़ीर आज़म थे वो आपको बुला रहे थे कि काबीना की मीटिंग में आएँ, आपको दिखाते हैं जो साजिश हुई है, ये मुरासला पढ़िए। अब तो वो मुरासला वो वज़ीर आज़म नहीं है, उनके पास है ही नहीं। अब तो वो किसी को दिखा ही नहीं सकते और अब तो वो साबित भी नहीं कर सकते। अब वो प्राइम मिनिस्टर नहीं है, लेकिन जब उसने साबित करने के लिए बुलाया था आपको उस वक्त ज़्यादा झूले मिल रहे थे इक़्तिदार के। उस वक्त MQM को लगता था कि गवर्नर भी मिल जाएगा, वजारतें भी मिल जाएंगी, मौजा ही मौजा, और इदारे भी इमरान खान के खिलाफ हैं, वो अकेला रह गया है, छोड़ो दफ़ा करो, अमेरिका भी खुश हो जाएगा, तो चलते हैं। लेकिन अब जब कौम खड़ी हो गई है तो कह रहे हैं साजिश साबित करो। तो जब साबित करने के लिए आपको बुलाया था उस वक्त आपने जाने से इनकार कर दिया था, वहाँ पे भी MQM ने ही धोखा दिया था। अब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को 2 वोटों की अक्सरियत कायम रखने में मुश्किलात का सामना है। पीपल्स पार्टी आसिफ अली जरदारी और JUI फे फजलुर रहमान को सदर बनाने पर बज़िद है, जबकि खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर की नशिस्त के लिए ANP और JUI-F दोनों आमने सामने आ गए हैं। जबकि बलूचिस्तान में गवर्नर वज़ीर आला के लिए बलूचिस्तान की जो तब्दीली हो रही है वहाँ पे भी इत्तेहादियों में लड़ाई हो चुकी है। यानी फजलुर रहमान कहते हैं कि हमारा बनाओ गवर्नर और बलूचिस्तान अवामी पार्टी कहती है हमारा बनाओ गवर्नर। इसी तरह जो है वो गवर्नर बलूचिस्तान के ऊपर भी फड्डा है, गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा के ऊपर भी फड्डा है
और गवर्नर पंजाब के ऊपर भी फड्डा है, और तो और सेनेट चेयरमैन के ऊपर भी फड्डा हो गया है, क्योंकि इसहाक डार का नाम चेयरमैन सेनेट के लिए PMLN ने मुतारिफ करवा दिया है। इसके ऊपर पीपल्स पार्टी ने और फजलुर रहमान साहब ने इन्होंने रोला डाल दिया है कि यार क्या सारी चीज़ें आपने लेकर जानी है। तो वो कहते हैं, एक लतीफ़ा था कि लूट मार के वक्त तो लोग इकट्ठे हो जाते हैं, लेकिन लूट मार का माल जब आपस में तकसीम किया जा रहा होता है तब इकट्ठे रहना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो यही सूरत हाल का सामना शहबाज शरीफ को करना पड़ रहा है। पाकिस्तान के बखिए उधेड़ रहे हैं, सब अपना अपना हिस्सा निकाल रहे हैं, सब ज़्यादा से ज़्यादा लूटना चाहते हैं, सब ज़्यादा से ज़्यादा हासिल करना चाहते हैं, सब अपनी अपनी ग्रुपबंदी कर रहे हैं। और उधर इमरान खान का एक ही ग्रुप है, उसके ग्रुप में कोई शामिल नहीं है, उसका एक ही ग्रुप है और वो पब्लिक का ग्रुप बना के अलग बैठा हुआ है। उसने कल इलेक्शन जीत कर तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को एक मुंह तोड़ जवाब दिया है, जबकि इंपोर्टेड हुकूमत नामंजूर का ट्रेंड किसी सूरत काबू नहीं आ रहा। आज 10 दिन हो गए हैं, ये दुनिया की तारीख में ऐसा नहीं होता। पाकिस्तान वर्ल्ड रिकॉर्ड बना रहा है। 10 दिन हो गए, एक ट्रेंड जो है वो टॉप के ऊपर है पाकिस्तान में, और कोई उसको काबू नहीं कर पा रहा। बेशुमार कोशिशें कर ली, बेशुमार एक्सपर्ट्स हायर कर लिए, इंडियंस की मदद ले ली, गैर मुल्कियों की मदद ले ली, जो फॉरेनर हैं उनकी मदद ले ली कि रोको टोको किसी तरह बंद कराओ ये, लेकिन वो ट्रेंड बंद ही नहीं हो रहा, वो काबू ही नहीं आ रहा। यही हो सकता है, एक ही तरीका रह गया है कि ट्विटर को पाकिस्तान में बंद कर दिया जाए, उसके अलावा कोई और हल नहीं है। फौज पे दोबारा हमला किया है, बलूचिस्तान की जो मैंगल पार्टी है उन्होंने भी हमला किया है, दोबारा PTM के जो मोहसिन दावड़ वगैरह उन्होंने भी हमला किया है फौज पे असेंबली के अंदर, लेकिन वहाँ जवाब देने के लिए मुराद सईद नहीं है, वहाँ जवाब देने के लिए अली मोहम्मद खान नहीं है, वहाँ जवाब देने के लिए शहरयार अफरीदी नहीं है, और जिनका इदारा है फ़ौज वो जाकर जवाब दे नहीं सकते, वो जाकर जवाब दे नहीं सकते। तो उन्होंने अपनी ज़बान जो थी, जो उनकी ज़बान बोलते थे, जो उनका ख्याल रखते थे, जो उनकी पुश्त पे खड़े हो जाते थे, उन सब के साथ क्या हुआ वो आपके सामने है। वो अब अपने आप को कहते हैं जी कि हम न्यूट्रल हैं, लेकिन अच्छी बात यह कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जितने रहनुमा हैं उन्होंने कहा कि जी ऐसा नहीं होगा कि आप फ़ौज के ऊपर बकवास करते जाएंगे और हम चुप करके सुनते जाएंगे, आप फ़ौज के खिलाफ ट्रेंड बनाएंगे और हम सुनते जाएंगे। उन्होंने वापस बड़ा तगड़ा जवाब दिया है सोशल मीडिया पर, लेकिन ये सूरत हाल पैदा क्यों हुई इसके ऊपर जो है वो अब पाकिस्तान के इदारों को भी गौर करना चाहिए। और आज भी एक ही हल रह गया है, वो है फौरी तौर पर नए इलेक्शन करवाए जाएँ, वरना सूरत हाल और बिगड़ती जाएगी। अब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।